नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर आम लोगों का विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मूर्तिकारों, कलाकारों और रिक्शा चालकों ने भी घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। कोलकाता कांड पर टीएमसी नेता का ममता पर वार। आहत सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा। दोषियों के खिलाफ ठोस कदम न उठाने का लगाया आरोप। पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार पर भी खड़े किए सवाल। भाजपा ने ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। दुनिया की जन्नत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न। राजनाथ सिंह की रामबन और बनिहाल में चुनावी जनसभा। कहा, भाजपा के रहते अनुच्छेद 370 की वापसी असंभव। पीओके के लोगों को अपना नागरिक मानता है भारत। एनसी कांग्रेस समेत दूसरे दलों का भी प्रचार हुआ तेज। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन पर अलग अलग सुर। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम। आप नेता राघव चड्ढा ने गठबंधन की जताई उम्मीद। भाजपा का कटाक्ष। कहा, हार देख गठबंधन के फेरे में पड़ी कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया एशिया के सबसे पुराने अखबार मुंबई समाचार पर डॉक्यूमेंट्री का अनावरण। कहा, हमारी सरकार ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर दिया है जोर। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के विकास में पारसी समुदाय के योगदान को किया याद। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार पलटवार। पूछा, डकैतों के मारे जाने पर आखिर सपा को क्यों लगता है बुरा। एक और सपा नेता पर दर्ज हुआ रेप का मामला। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नई दिल्ली पहुंचे। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपसी हितों, क्षेत्रीय समेत तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। भारत ने पैरालंपिक में किया अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पेरिस में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीतकर हासिल किया 18वां स्थान। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को दी बधाई। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पश्चिम बंगाल में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्याओं में जो महिलाएं हैं वो भी नजर आईं। इसके साथ ही कोलकाता में मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी प्रदर्शन किया। हर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उसमें रोष, गुस्सा, दुष्कर्म और हत्या की इस घटना को लेकर, और इसी क्रम में रिक्शा जो चालक हैं। और वहीं अगर बात की जाए घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले में न्याय की मांग करने के लिए शहर आज फिर से सड़कों पर उतर आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। और लगातार जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए लगातार हर वर्ग में, हर आयु वर्ग की भी बात की जाए, हम देख पा रहे हैं कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें महिलाओं की भी अगर बात की जाए वो भी बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, मैं 2-3 बातें पहले कह दूं। एक, जैसे आपने बताया कि महामहिम प्रदेश सरकार को ये नसीहत दी है कि आप इमरजेंसी एक कैबिनेट बुलाइए और हो सके तो वहां पे
कोलकाता पुलिस की जो कमिश्नर है उनको भी बुलाइए, स्थिति का जायजा लीजिए और उसके बाद जो कुछ करना है सरकार की तरफ से ये करना। तो ये नसीहत महामहिम की तरफ से प्रदेश सरकार को दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी अभी जॉइंट डॉक्टर फोरम में जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी की भतीजा और सांसद, उनको खुलेआम उनकी एक एक्स पर पोस्ट करने के कारण खुलेआम उनसे माफी मांगने की दावा किए हैं कि आप अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की एक पोस्ट में ये दावा किया गया था कि किसी एक मरीज को बिना जो ट्रीटमेंट है वो बिना ये जो डॉक्टर की हड़ताल है इसके कारण बिना ट्रीटमेंट की मौत हो गया। तो डॉक्टर ने उसकी पूरी जो इलाज की हिस्ट्री देकर अभिषेक बनर्जी से खुलेआम मांग की है कि आप भी खुलेआम माफी मांगिए, क्योंकि आप इस तरह से समाज को भड़काने की काम कर रहे हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन मैं पहले देना चाहता था। और मुकुल, उसके बाद मैं बताऊं कि फिर आज जैसे 27 तारीख को हम देखे थे कि 14 तारीख को हम देखे थे, 14 अगस्त को, कि रिक्लेम द नाइट बोल के पूरे बंगाल रास्ते पे रात बिताया था। और आज भी ऐसा ही है। एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई है ये पीपल्स सुनवाई बन गया है, लोगों का सुनवाई बन गया है, किसी एक माँ बाप की बेटी के लिए नहीं है, ये पूरे बंगाल की बेटियों के लिए ये हो गया है। और कोलकाता से लेकर उत्तर बंगाल तक और पुरुलिया से लेकर दक्षिण 24 परगना की सुंदरबन, हर जगह पे लाखों करोड़ों लोग आज पूरे रात रास्ते पे रहेंगे। और अब जो वी वांट जस्टिस, ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन का अब परिवर्तन करके वी डिमांड जस्टिस, हम जस्टिस की मांग करते हैं, हम जस्टिस चाहते नहीं है, अब जस्टिस का मांग करते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति, और मैं कहूं कि आज 8 तारीख रात को 8 सितंबर रात आपसे बात कर रहा हूं, और यही वही एक महीना पहले यही वही खतरनाक रात है, जिस रात को रात 2 बजे के बाद डिनर करने के बाद बिटिया के साथ कुछ हुआ था। और 9 तारीख सुबह जाके उनकी इस दर्दनाक मौत के बारे में हमें पता चला था 9 अगस्त। और कल 9 सितंबर है, सुप्रीम कोर्ट की सामने ये सुनवाई है, और आज 8 सितंबर पूरे बंगाल रास्ते पे है। वी वांट जस्टिस छोड़ के एक कदम आगे बढ़ के अभी वी डिमांड जस्टिस पर है मुकुल। प्रसेनजीत, और खासतौर से राज्य सरकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर बात की जाए, क्योंकि इतना समय इस पूरे मामले को हुआ, जो महिलाएं हैं वो इस वक्त भी सड़कों पर उतरी हुई हैं, मानव श्रृंखला बनाई जा रही हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, रिक्शा चालक तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं जिनके कान पर शायद जूं ही नहीं रेंग रही। देखिए मुकुल, मैं एक बात बताऊं कि पिछले 1 महीने से बंगाल में कोई प्रशासन शासन नाम का कुछ चीज है ही नहीं। यहाँ पे एक दिन विधानसभा बुला के एक लोगों की आंखों में पट्टी पड़ाने के लिए एक विधायक पालित किया गया था, जिसका कोई मतलब नहीं है। उस दिन ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर ये कहने की कोशिश की थी कि उनकी तरफ से सब कुछ किया गया था, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर बंगाल की लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी सबका इस्तीफा मांग ली थी। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसके अलावा और एक पब्लिक अपीयरेंस में एक तरह से धमकी देने की काम की थी ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि मैंने कृपा करके डॉक्टर लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं किए हैं, अगर एफआईआर करती तो इन डॉक्टरों का सारे जिंदगी खराब हो जाता। तो इस तरह की धमकियां देने की काम उन्होंने 2 दिन किया है। एक दिन एक पब्लिक रैली में उन्होंने धमकी दी, और एक दिन असेंबली के अंदर उन्होंने सबका इस्तीफा मांग लिया। इसके अलावा पिछले 1 महीने से पूरे शासन प्रशासन बैठ गया है, और धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, मानव श्रृंखल बनाना, और 10 से 14, 15 किलोमीटर तक मानव श्रृंखल बनाना, एक तरह से पूरे बंगाल रास्ते पे है। और घर पे है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और किसी तरह से वो लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जवाहर सरकार ने
रिजाइन करने की इच्छा प्रकाश की है। इसके पहले सुखेंदु शेखर राय ने लगातार सरकार के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ अपने एक संडेल पर गुस्सा उतार रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसा है कि पूरे डामाडोल है पूरे पश्चिम बंगाल में मुकुल। बिल्कुल, और खासतौर से ना सिर्फ जो जनता है इस वक्त यानी देर रात के वक्त भी सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए ममता बनर्जी जो हैं, अगर खासतौर से प्रश्नजीत, क्योंकि अब तक जब कार्रवाई की बात कही गई थी, अब तो पार्टी के ही जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो उम्मीद थी, वो इस मामले में नहीं हुई। देखिए मुकुल, एक बात और कह दूं कि आज पूरे दुनिया में आज के दिन 8 तारीख अभी यहाँ पे रात को 11 बज चुके हैं, लेकिन इस समय पे जहाँ पे जैसा ऑस्ट्रेलिया में जो टाइमिंग है, ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ और उस तरफ जो सुबह की टाइमिंग है, पूरे दुनिया में आज प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। बर्मिंघम से लेकर टेक्सास से लेकर हमारे ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग सिडनी या मेलबोर्न शहर में हर जगह पे आज प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और मांग एक ही है कि वी डिमांड जस्टिस। शायद ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मैंने आगे भी बोला था कि ममता बनर्जी लोगों की समर्थन पाने में वो देख रहा था, लेकिन लोग जब भड़क जाते हैं, लोग जब उनकी आंखों के सामने उंगली उठा के सवाल पूछते हैं, इस तरह की स्थिति में वो अपना जो लोग कह रहे हैं, जो यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक है और आम जनता जो है, ममता अपनी ईगो पर अड़ी हुई है कि मैं ममता बनर्जी, मैं लड़ाई का मैदान से उठकर आज 15 साल होने जा रहा है, मैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, मैं किसी सवाल का जवाब देने की जगह पे नहीं है, क्योंकि मैं कुछ गलती कभी करता ही नहीं हूँ। तो ऐसा जो स्थिति है, ऐसा एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच गया है सारे के सारे स्थिति, और ममता बनर्जी की तरफ से एक भी कदम उठाया नहीं गया, ना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, ना होम मिनिस्टर की हैसियत से, ना हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से कोई भी कदम उठाया नहीं गया। जो भी संदीप घोष को सस्पेंड करना, बाकी लोगों को सस्पेंड करना, वो पूरी तरह से इनके खिलाफ जब कार्रवाई हो गया, इन लोगों को जब अरेस्ट कर गया, तब उनको सस्पेंड करने के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास और कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए आज 1 महीना होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ममता की बनर्जी की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया। और आज पीड़िता की माँ बाप ने भी बाहर निकाल के ये बताया कि हमें लगता है कि ये हमारा बेटी नहीं है, अब पीड़िता जो है, अभया जो है, वो पूरे बंगाल की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, पूरे दुनिया की बेटी है। और वो आशा व्यक्त की है कि जब तक ये जस्टिस ना मिले तब तक इस तरह के आंदोलन चलता रहेगा। मुकुल, विरोध प्रदर्शन जो है इस वक्त भी चल रहा है। जो बंगाल की जनता है, खासतौर से महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और खासतौर से उसी वजह से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो हैं प्रसन्नजीत, चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, और अब से पहले भी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी थी पश्चिम बंगाल सरकार को, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास असर जो है वो नहीं हुआ। और जैसा आपने कहा, जो कार्रवाई है वो सिर्फ खानापूर्ति के लिए नजर आई। बिल्कुल मुकुल, देखिए ये एक तरह से एक हमको कहना है कि बंगाल की जनता एक मिसाल कायम कर दिया। मैं कोलकाता की पत्रकार या बंगाली पत्रकार होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम पत्रकार के हिसाब से कह रहा हूँ कि बंगाल के लोगों ने एक ऐसा मिसाल कायम किया कि इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका से 1 महीना तक किसी जगह पे किसी प्रदर्शन, किसी आंदोलन करना संभव ही नहीं है। किसी एक को चोट नहीं आया, किसी एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला नहीं, ना किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ लोगों ने कुछ बोला है। लोग सिर्फ गाना गा रहा है, लोग सिर्फ रास्ते के ऊपर अपना जो लेख लिखना है वो लिख रहे हैं, लोग अपने कला की निदर्शन रख रहे हैं रास्ते के ऊपर। ये रात को लोग मसाल जला के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतने करोड़ लोग, देखिए उस दिन 14 तारीख रात को 12:20 पर जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने आरजी कोर्ट को तोड़ने
घुस गए थे। जी। उस वक्त जिस तरह की स्थिति पैदा हुआ था, वहां पे 200-250 पुलिस होने के बावजूद भी, लेकिन अभी पिछले 1 महीना तक जिस तरह से पूरे बंगाल के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बांग्ला भाषी हो या बांग्ला भाषी नहीं हो, सिर्फ बंगाल में रहने वाले हो, वो सब रास्ते में उतर के जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है, इससे बढ़िया लोकतांत्रिक और जैसे कहते हैं अहिंसक, मतलब नॉन वायलेंस लोकतांत्रिक आंदोलन बंगाल में क्या पूरे देश में पिछले कितने सालों में ऐसा हुआ है, ये देखने लायक है। लोग गाना गा रहे हैं, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं रास्ते के ऊपर, लोग स्लोगन लिख रहे हैं रास्ते के ऊपर। तो एक तरह से एक अजीब किस्म का एक जो लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं। सामने ममता बनर्जी है जिसके पास 213 विधायक है, जिसके पास 29 सांसद है। तो इस ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों की ये लड़ाई जारी है मुकुल। जी बिल्कुल, लगातार ये जो लड़ाई है चल रही है और हर कोई अपने ढंग से इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 महीने पहले कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में ममता बनर्जी अब अपनों के ही आरोपों में भी घिरी हुई हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कोलकाता मामले पर ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और नाराजगी के रूप में पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में टीएमसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी कई खुलासे किए और कहा कि पार्टी की गलत नीतियों पर आवाज उठाने पर परेशान किया जाता है। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद से ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर भी हैं। 1 महीने पहले कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या मामले में ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। बंगाल के आम लोग ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो राजनीतिक दलों ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर से ही विरोध के सुर मुखर होने लगे हैं। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने कोलकाता मामले पर ममता बनर्जी सरकार द्वारा उचित और सख्त कदम नहीं उठाने के चलते इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार ने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया बल्कि वो ममता सरकार और टीएमसी की कार्यप्रणाली से इतने दुखी हो गए हैं कि उन्होंने टीएमसी पार्टी और राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को लिखी 2 पन्नों की चिट्ठी में जवाहर सरकार ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा, मुझे लग रहा था कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर आप कोई बड़ा कदम उठाएंगी। आप पुरानी ममता बनर्जी की तरह ही इस पर एक्शन लेने की तैयारी करेंगी, लेकिन आपने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब आपने जो कदम उठाया है उसमें बहुत ज्यादा देरी हो गई है। अब राज्य में शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जवाहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कोलकाता की सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त है, यानी ये आम बंगाल के लोगों का गुस्सा है, न कि राजनीतिक प्रदर्शन। जवाहर सरकार ने टीएमसी के अंदर फल फूल रहे भ्रष्टाचार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी के इतने बड़े कद के नेता द्वारा ममता सरकार पर इतने गंभीर सवालों के बाद टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। टीएमसी सांसद के इस्तीफे के बाद भाजपा ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार से आरजीकर केस में ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं था, बल्कि सबूत मिटाओ था, सत्य की आवाज दबाओ था और बलात्कारी बचाओ था। आज ये भी बात विंडिकेट हुई है। अब इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता और जवाहर सरकार के अलावा उनको भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए। कोलकाता मामले के बाद से न सिर्फ बंगाल के लोग गुस्से में हैं, बल्कि पूरा देश अभया के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले पर लीपापोती करती नजर आई। लेकिन अब पार्टी के अंदर से ही उठ रहे सवालों के बाद टीएमसी और दीदी दोनों ही बुरी तरह से घिर गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मुंबई दौरे के दौरान मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। मुंबई समाचार 2 शताब्दियों से ज्यादा समय से गुजराती भाषा में प्रकाशित हो रहा है। अपने प्रकाशन के 203वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। मुंबई समाचार इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने वाला एकमात्र अखबार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री के विमोचन के अवसर पर कहा कि
यह है असाधारण बात है कि समाचार पत्र 203 वर्षों से सत्य और सटीकता के साथ काम कर रहा है। किसी भी संस्था को 2 शताब्दी तक चलाना बहुत कठिन होता है और उसमें अखबार को, और वो भी स्थानीय भाषा के अखबार को चलाना बहुत बहुत कठिन। गुजराती पत्रकारिता, गुजराती भाषा और पत्रकारिता में एक गुजराती काम करता है तो कैसे विश्वसनीयता खड़ी करता है, इसकी एक मिसाल कायम की है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में अनिवार्य बनाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मातृभाषा को आगे बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कंपलसरी करने का काम हम लोग, घर में कम से कम अपनी भाषा में बोलना शुरू करो, बच्चे भाषा को आगे ले जाए। हमारी कहावतें, हमारी लोक कथाएं, हमारा साहित्य, उसी से हमारी संस्कृति बढ़ी है। अगर हम हमारी भाषा से अपने आप को काट लेंगे तो हम अपनी संस्कृति से भी काट लेंगे। जब तक बच्चों को हमारी भाषा हम न सिखाएं, इसको आगे न बढ़ाएं, हमारी भाषा को अगली पीढ़ी को सौंप कर न जाएं, हमारा दायित्व समाप्त नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री के विमोचन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पारसी समुदाय के योगदान को याद करते हुए कहा कि पारसी समुदाय ने देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पारसी समुदाय ने बिना कोई मांग किए देश को बढ़ाने का काम किया है। अभी माइनॉरिटी के राइट के लिए झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की, इस देश को दिया। देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं जनादेश की, यानी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। कलम शाह के बाद आज राजनाथ सिंह ने बीजेपी के पक्ष में जनसभाएं की तो विरोधियों पर जमकर भी बरसे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, एनसीए और पीडीपी पर उनकी देश विरोधी नीतियों पर सवाल खड़े किए। इस बीच बाकी दलों के बड़े नेता भी जनता के बीच जनसभाएं करके समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं तो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का काम भी जारी है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न की बयार बह रही है। बदलते और नए जम्मू कश्मीर की सियासत की बागडोर संभालने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रविवार को रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल की चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर में किए गए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक भाजपा है तब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो सकती है। उन्होंने अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने पूछा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या माला पहनाई जानी चाहिए। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं,
लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं, पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किस लिए समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने प्रचार को धार देती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी, सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। वहीं पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए पार्टी पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश की जनता एनसी को जरूर सबक सिखाएगी। अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा करनाह से इदरीस करनाही, हंदवाड़ से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनवारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया है। धीरज और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के बाद बात करते हैं हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का पेच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ओर भाजपा राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त दिख रही है, तो बाकी दल भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। गठबंधन को लेकर कई दौर की मीटिंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां कई विधानसभा सीटों पर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। लिस्ट अभी आई है, दूसरी लिस्ट अभी आएगी। केंद्रीय चुनाव समिति विचार कर रही है। इससे ज्यादा मुझे अभी जानकारी है, तो वो पार्टी के महासचिव निर्णय करेंगे। दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संभावित आप कांग्रेस गठबंधन की आलोचना की है। गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते। इस बीच हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद के साथ पंचकुला में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जो कांग्रेस कहती थी हमारे पास 3000 एप्लीकेशंस आई हैं टिकटों के लिए, आज वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है? आज वो जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर क्यों है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार मान चुकी है। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता से मुलाकात की और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अपराध में भी अब जातिवाद की राजनीति की एंट्री हो चुकी है। डकैती के आरोपी का यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि जाति देखकर यूपी में इनकाउंटर हो रहा है। इस मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश पर जोरदार हमला बोला और सपा की आपराधिकार मानसिकता पर सवाल खड़े किए। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुई मुठभेड़ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है। अंबेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में डकैत मरा तो सपा को बुरा लग रहा है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उन्हें इस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। योगी ने सपा प्रमुख का नाम लिए बिना कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने सपा पर सत्ता में लौटने के लिए षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि सपा के कार्यकाल में माफियाओं की जिले जिले में समांतर सरकार चलती थी। सपा की सरकार में पुलिस भागती थी और गुंडे माफिया दौड़ाते थे। आज उल्टा हो गया है, माफिया भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रही है। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर में चौक क्षेत्र के ठठेरी बाजार में भारत सर्राफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की। इस बीच एसटीएफ ने मंगेश यादव को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ को लेकर सपा योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। अब योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि आखिर डकैतों से विपक्ष को इतनी हमदर्दी क्यों है। असलहा लहरा कर डकैती डाल रहे बदमाशों ने अगर किसी ग्राहक को गोली मार दी होती तो तब क्या होता। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के ही मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर उन्हीं के साथ काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने पार्टी में पद और राजनीतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, जो चकमेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं तथा पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 दिनांक 7/9/24 को दर्ज कर लिया गया। उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त व्यक्ति ने उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया तथा पिछले किसी भी तथ्यों के उजागर न करने देने संबंधी धमकी भी दी गई थी। लिहाजा पीड़िता द्वारा जब थाने पर आकर इसके संबंध में तहरीर दी गई तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखनऊ में बिल्डिंग के गिर जाने से हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इलाज करा रहे घायलों से मिलने योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दुख जताया है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा मृतकों और घायलों के लिए सहायता राशि की घोषणा भी की गई है। न कोई हादसा और न ही कोई निर्माण, फिर भी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की ये 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। शनिवार को हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। देर रात तक राहत और बचाव अभियान चलाकर मलबे से शवों और घायलों को निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायल पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस बीच मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
एफआईआर में राकेश सिंघल पर बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। कमिश्नर ने जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी ध्वस्त इमारत की स्ट्रक्चरल जांच करेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सिर्फ 13 साल में ही इमारत कैसे गिर गई। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया है कि भवन का मानचित्र आलमबाग के समर विहार निवासी कुमकुम सिंघल के नाम पास हुआ था। नक्शा प्राधिकरण से 31 अगस्त 2010 को स्वीकृत कराया गया था। वर्तमान में स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। वहाँ 8 लोगों की तो जो मृत घोषित किए गए हैं और लगभग 30 के करीब जो लोग घायल थे, तो वो जिनका उपचार भी अस्पतालों में चल रहा है, कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। घायल सभी का उपचार हो रहा है। हम लोग भी रात उनसे मिल के आए थे, अभी भी हमारी टीम वहाँ है। डॉक्टर्स लगातार नज़र रखे हुए हैं उस पर और ज़्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ हादसे पर दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लखनऊ में बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए हताहतों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक परिजन को 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे स्थित एक 3 मंजिला इमारत भरा कर गिर गई। हादसे में कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में देर रात तक जुटी रहीं। इमारत के ढहने के पीछे क्या वजह रही, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि हमें कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की अपील भी की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से कहा कि वो कम से कम एक गैर साक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना चाहिए। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक गेम चेंजर है और सभी राज्यों को इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर है और ये सभी भाषाओं को महत्व देती है। I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. गौरतलब है कि देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस मौके पर सभी राज्यों से उल्लास कार्यक्रम को अपनाने की अपील की ताकि भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाया जा सके। साक्षरता केवल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं, ये एक वैश्विक अनिवार्यता है जिसका भविष्य पर दूरगामी प्रभाव होगा। मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध करता हूं कि वे उल्लास पहल को पूरी तरह से अपनाएं। 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रयास करें।
शिक्षा के महत्व को समझने और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस साल साक्षरता दिवस की थीम है बहुभाषावाद के माध्यम से साक्षरता को बढ़ावा देना। भारत में फिलहाल साक्षरता दर करीब 80% है, जबकि विश्व की औसत साक्षरता दर 87% है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य 4.6 के तहत निरक्षरता को दूर करने और 2030 तक पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सभी विकास खंडों में बाल विकास विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार पोषण माह को सरकार द्वारा सशक्त नारी की थीम पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी अहमियत को लेकर जानकारी दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन सितंबर माह से शुरू किया गया है। यह पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें हमें विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। पोषण माह के स्थान में पोषण मेला और एनीमिया की जांच, वृद्धि निगरानी और जितने भी समेतीकरण गतिविधियां वो इसमें कराई जा रही है। पोषण माह के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की गई। साथ ही महिलाओं को पोषण किट भी प्रदान की गई। वहीं पोषण माह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्य ने बच्चों का अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई भी की। सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी के द्वारा ये हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, गांव हो, ब्लॉक हो, सभी में ये मनाया जा रहा है। जिसमें बाल विकास के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित हैं कि पोषण सप्ताह मनाया जाए, जिसमें कि चाहे हमारी गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो और अभी जो बिटियाएँ हुई थी उनके जन्मोत्सव कर भी हम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। पोषण माह के आयोजन से सीधा फायदा महिलाओं को हो रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। यहाँ पे हमारी जांच की गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है, और हमारा टेस्ट हुआ यहाँ पे को, तो अभी ठीक ही है सब कुछ और सबके टेस्ट हुआ। पोषण माह अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए सितंबर के महीने में कुपोषित बच्चों और महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह का खान पान करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात मौसम के हाल की। दरअसल देश के कई राज्यों में बारिश, बाढ़ और जलजमाव के कारण सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन दिनों हालात ज़्यादा खराब हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत भारत के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इन राज्यों के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जहां एक तरफ लोगों को
उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर जल जमाव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना, वायुसेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों को सभी अपेक्षित और समय पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के खम्मम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है और आगे 24 घंटे के दौरान मौसमी प्रणाली के उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ने तथा गहन अवदाब में तब्दील होने का अनुमान है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान इसके पश्चिम बंगाल से लगे उत्तरी ओडिशा के गंगेय इलाकों, झारखंड और निकटवर्ती छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने यूपी के 13, राजस्थान के 21 और उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 11 सितंबर तक केरल और 9 सितंबर को कर्नाटक में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए बुलेटिन में अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारतीय पैरा एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई। पेरिस में आयोजित हुए पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। इस तरह भारत ने पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 10 पदक अधिक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में जीते। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन और पैरा शूटिंग में बेहतरीन खेल दिखाते हुए भारत ने सबसे अधिक 29 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने पेरिस में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। न केवल सबसे अधिक पदक जीतने बल्कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। भारतीय दल ने सबसे अधिक पैरा एथलेटिक्स में पदक जीते हैं। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक हासिल किए। वहीं पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड सहित 4 मेडल प्राप्त हुए। पैरा तीरंदाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बात अगर रजत पदक विजेताओं की करें तो मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुल सिमिति, मुरुगसेन, सुहास यतिराज, अजीत सिंह, शरद कुमार, सचिन खिलारी और प्रणव सुरमा ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसिस, मनीषा रामदास, राकेश कुमार, शीतल देवी, नित्या श्रीसिवान, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिल गुर्जर, मरियप्पन थंगावेलु, कपिल परमार, होकाटो सेमा और सिमरन सिंह ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। पेरिस पैरालंपिक में भारत का पहला पदक स्वर्ण पदक के साथ शुरू हुआ था और प्रतियोगिता का अंत भी भारत ने स्वर्ण पदक के साथ ही किया। निशानेबाज अवनी लेखरा ने भारत को पेरिस में पहला पदक स्वर्ण के साथ दिलाया था। वहीं शनिवार की देर रात पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जो पेरिस पैरालंपिक में भारत का अंतिम पदक रहा। 1968 से लेकर 2016 के दौरान भारत ने पैरालंपिक गेम्स में सिर्फ 12 पदक जीते थे, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा मेडल भारत ने अब पिछले 2 पैरालंपिक गेम्स को मिलाकर जीत लिए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18वां स्थान हासिल किया। भारतीय दल ने 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। वहीं चीन ने सबसे ज्यादा 94 स्वर्ण
पदक सहित कुल 220 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। 49 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन ने दूसरा स्थान हासिल किया तो अमेरिका ने 36 स्वर्ण समेत 105 पदक जीतकर तीसरा और नीदरलैंड्स ने 27 स्वर्ण पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है। एक्स पर लिखे अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, मैं 2024 के पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल की शानदार उपलब्धियों से बेहद प्रसन्न हूं। अकेले पेरिस में 29 पदकों की संख्या भारत द्वारा अब तक सभी 13 खेलों में जीते गए 60 पदकों का लगभग आधा है। 2016 तक भारत ने 11 पैरालंपिक खेलों में 12 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदकों के साथ लंबी छलांग लगाई। पेरिस में इसमें 10 और पदक की बढ़ोतरी हुई है। विशेष गर्व के इस पल में मैं उन परिवार, कोच, पोषण विशेषज्ञों और उन सभी व्यक्तियों और संस्थानों के साथ शामिल हूं जो हमारे पैरालंपिक प्रतिभागियों के साथ खड़े रहे। प्रत्येक पदक विजेता और दल के अन्य खिलाड़ियों की कहानियों को संकट के बीच उनके अटूट साहस का जश्न मनाने के लिए बार बार बताया जाना चाहिए। इससे देश को, विशेषकर हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पैरालंपिक 2024 खास और ऐतिहासिक रहा। देश इस बात से बेहद खुश है कि हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 पदक जीते, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह उपलब्धि हमारे एथलीटों के अटूट समर्पण और अदम्य भावना के चलते संभव हो सकी। उनके खेल प्रदर्शन ने हमें याद करने के लिए कई क्षण दिए हैं और कई भावी एथलीटों को प्रेरित किया है। और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। सीरीज के साथ ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ब्रेक लिया था। साथ ही दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को चुना गया है। केएल राहुल को बतौर बल्लेबाज शामिल किया गया है, जबकि बतौर स्पिनर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को चुना गया है। पहला मुकाबला चेन्नई में 19 सितंबर से, जबकि दूसरा मैच 27 सितंबर से कानपुर में होगा। तेज गेंदबाज यश दयाल को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ये भारतीय टीम मार्च 2024 के बाद अपनी पहली टेस्ट सीरीज है। पिछली सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया था। ये सीरीज नए भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी पहली टेस्ट सीरीज होगी। पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव अब नजदीक हैं और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, अब वो खोखले घोषणाएं कर रही है। उन्होंने 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, सिपाही की भर्ती निकाली लेकिन फिजिकल टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और 16 नौजवानों की जिंदगी चली गई। यह हादसा नहीं, हत्या है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को मंजूरी दे दी गई है। एकीकृत इकाई को अब असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। नया बोर्ड 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप स्कूली शिक्षा को समन्वित करेगा। ओडिशा के संबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। सीबीआई ने जीएसटी रिफंड घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी जो कि मुंबई के सीजीएसटी एंटी इवेजन अधीक्षक है और अन्य 2 लोग निजी व्यक्ति हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक्साइज की टीम ने कई पबों में छापेमारी की। इस छापेमारी में 4 लोगों को अवैध ड्रग्स की जांच में पॉजिटिव पाया गया है।
मणिपुर में हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। असम राइफल्स ने राज्य में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। सीआरपीएफ ने भी मणिपुर में सुरक्षा बलों को एक एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुरादाबाद में 888 गैंग के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में इन दिनों भारतीय वायुसेना का मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति जारी है। इस युद्धाभ्यास में भारत के मित्र देशों की वायुसेनाएं भी शामिल हो रही हैं। महान गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका की 98वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बिमल बोरा ने गुवाहाटी के जलुकबारी स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। टाइम पत्रिका ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।